अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें उन्हें दहशतगर्दी के साथ साथ उन्होंने 9 मई के वाक़या का भी जिक्र किया है और इसके साथ साथ उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी दोहराया है। और दूसरी जानिब हम जिक्र करेंगे कि तहरीके इंसाफ ने भी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर और ब्रीफिंग पर जो है अपना रद्दअमल दिया है और इसके साथ साथ उन्होंने चीफ जस्टिस को भी तनकीद का निशाना बनाया। और इसके साथ ही हम जिक्र करेंगे कि 6 जजेस के ख़त के मामले पर जो समाअत हुई उसमें जस्टिस अतर मिल्लर ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत जो है वो अदलिया में अपने और अदालत की मामलात में जो है वो अपनी मुदाखलत तस्लीम कर रही है। तो ओवरऑल इस पर गुफ्तगू करेंगे। पैनलिस्ट में आज हमारे साथ मौजूद हैं राय साकिब खरल, ज़ुबैर अली खान, सफ़ीना खान और उमर दराज कोंदल। आप सबका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं राय साहब आपकी तरफ आऊँगा। राय साकिब साहब, आप क्या समझते हैं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो DGISPR ने तहरीके इंसाफ को आने वाले वक्त में, ज़ाहिर है जब हम आसानियों की बात करें तो अभी कोई रास्ता नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने माफ़ी का मुतालबा दोहराया। इस हवाले से आप क्या समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त में मज़ीद मुश्किलात खड़ी होने जा रही हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए? जी एतजाज़, बहुत शुक्रिया। एंड मेरे नज़दीक तो इससे ज़्यादा मुश्किलात क्या होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्राइम लीडरशिप जो है वो जेलों के अंदर है। इमरान खान साहब वो वाहिद शख्सियत हैं जो तहरीक इंसाफ को लीड करते हैं, जो वो कहते हैं वही तहरीक इंसाफ का नैरेटिव होता है। वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं और हज़ारों कारकुनान थे जो 9 मई के बाद गिरफ्तार हुए। ऑब्वियसली ज़मानतों पे बाद में टाइम टू टाइम वो रिहा होते रहे और अब बहुत कम तादाद है जो जेलों में रह गई हुई है। इससे ज़्यादा सख्तियाँ किसी भी सियासी जमात पर माजी में मिसाल नहीं मिलती। सो मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि इससे ज्यादा सख्तियां उनके ऊपर क्या होंगी। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी आज, जिसको हम सब इग्नोर कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान ही तनकीद कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ प्रेशर के ऊपर तनकीद कर रही है। प्रेशर में 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उनकी सजा का मुतालबा किया गया। फेयर इनफ। एक चीज के ऊपर दोनों फरीक मुत्तफिक दिखाई देते हैं, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे, वो था जुडिशल कमीशन। DGISPR ने भी कहा कि ठीक है जी, जुडिशल कमीशन बना लीजिए और फिर धरने से स्टार्ट करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि जी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और ये उनका पुराना मुतालबा भी था। सो आई थिंक इस सारे आज गर्मा गर्मी जो थी सियासी आज सारा दिन, और एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की, उसका टेक अवे या उसका जो की पॉइंट था वो ये था कि दोनों फरीक एक चीज के ऊपर मुत्तफिक हो गए कि जनाब जुडिशल कमीशन बन जाना चाहिए। बनता है नहीं बनता वो एक अलग से बहस है। अब बात आ जाती है अगली कि जी माफी का मुतालबा किया। फिर इनफ, अगर जिस किसी ने भी गलत किया है उसको सजा होनी चाहिए। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पे कहता हूं कि जिस किसी के खिलाफ शवाहिद हैं, जिस किसी ने गलत किया है, तोड़ फोड़ की है, आग लगाई है, वांडलिज्म में कोई भी इन्वॉल्व है, उसको डायरेक्टली सजा होनी चाहिए। सजा के बाद रियासत तायुन करे कि अब इनके साथ क्या करना है, माफ करना है या इनको सजा मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। लेकिन इसका तायुन किसने करना है कि कौन गलत है और कौन ठीक, कौन कौन इन्वॉल्व था और कौन कौन इन्वॉल्व नहीं था, इसका तायुन करना है अदालतों ने। और अदालतों में केसेस चल रहे हैं। सो इससे पहले कि हम बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिटेल्ड कमेंट्री करते या इसके ऊपर बहुत डिटेल्ड वर्डिक्ट सुना देता पूरा पाकिस्तान, आई थिंक हमें इंतजार करना चाहिए अदालतों का कि अदालतें पहले डिसाइड तो कर लें कि किस किसने क्या क्या गलत किया है, जिसके खिलाफ शवाहिद होंगे। देखिए यहाँ पर बिल्कुल इससे अंधा तो नहीं कानून के, बिल्कुल ही के कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि एक बंदा इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ शवाहिद है, उसको छोड़ दिया जाए। वो तो मुझे होता नजर नहीं आता। तो जहां जहां पर शवाहिद मौजूद हैं उनको सजाएं होनी चाहिए और सजाओं के बाद फिर रियासत को देखना चाहिए कि क्या करना चाहिए। बट सही। एतजाज साहब, एट द सेम टाइम वो तमाम लोग कि जिन्होंने किया कुछ नहीं था, 10-10 महीने साल साल जेल काटी है, उनके उन जख्मों के ऊपर मरहम कौन रखेगा? क्या मौजूदा हुकूमत रखेगी, रियासत रखेगी? क्या वो जिम्मेदारी भी तहरीक इंसाफ की है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये अभी भी सवालिया निशान ही है। ठीक है, ये सवालिया निशान है और सवालिया निशान ही रहेगा। मैं ज़ुबैर अली खान आपसे जानना चाहूँगा कि अब ज़ाहिर है दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी जो है उन तमाम इल्ज़ामात के हवाले से जो ज़िम्मेदारी आयद करने की कोशिश की गई आज, उसके हवाले से ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ज़ाहिर है एक जानिब DGISPR की जो गुफ्तगू है वो भी आपके सामने है, फिर रद्द अमल भी आपके सामने है, तो ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? देखें, आज जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद लग ये रहा है कि तमाम जो 9 मई के मुकदमात, जो मुल्ज़मान थे, जिनके ऊपर फौजी अदालतों में ट्रायल भी हुआ, उनको कुछ की सजाएं होंगी, कुछ को छोड़ दिया गया, लेकिन वो सजाएं दिलवाने के बावजूद उनका गम और जुबैर, गुस्सा I'm जो है sorry, वो जुबैर, I'm sorry, I'm बराबर। cutting you. जुबैर, I'm sorry, I'm cutting you. जो जी छोड़े गए जी हैं वो भी सजा याफ्ता है, उनको भी सजा हुई। ठीक है जी, आपका जी पॉइंट आ वो गया। जी जी सजाएं जी कोई जुबैर मामूली फरमाइए। नौइयत की सजाएं थी। अलबत्ता उनका गुस्सा जो है वो अभी भी कम नहीं हुआ। तो आपका अगर मकसद जो है
जिस तरीके से वो बयान कर रहे थे कि अगर 9 मई के मुलव्वस मुल्ज़मान को माफ़ कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए तो फिर इस मुल्क में इंसाफ जो है वो नहीं रह सकेगा और किसी की भी जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ जो है वो नहीं बचेगी। तो आपने तो 9 मई के जो मुकदमात में 105 मुल्ज़मान थे फौजी अदालतों से, उनका ट्रायल हो गया, उनको सज़ाएँ दिलवा दी, उसके बाद ये गुस्सा क्यों था? मेरा ख़्याल है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से 9 मई की बरसी मनाने के लिए और एक बयानिया बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, इसकी ज़रूरत नहीं थी। आज 1 साल मुकम्मल हो चुका है, इस मुल्क को इस वक़्त हीलिंग टच देने की ज़रूरत है और वो हीलिंग टच देखें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हीलिंग टच की तवक्को ना करें। वो इस वक़्त जो है वो अपोज़िशन में भी हैं और वो इस सारे मामले में विक्टिम हैं। जो हीलिंग टच अगर किसी ने देनी है तो वो हुकूमत ने देनी है, रियासत ने देनी है और रियासती जो इदारे हैं उनको ये चीज़ मानना होगी कि आपने 1 साल में पूरा 1 साल के दौरान जिस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई गई, लोगों के घरों में घुसे गए, चादर चार दीवारी की पामाल की गई, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर खड़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक वहीं पर मौजूद है। 8 फरवरी में लोगों ने साबित कर दिया कि वो इस बयानियों को तस्लीम नहीं करते। सच है या झूठ है वो हम उस बहस में नहीं जा रहे। हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम है वो ये समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, वो मजलूम है और उनके साथ जुल्म हो रहा है। और अगर कोई ये समझता है कि नहीं, उन्होंने 9 मई का जो मास्टरमाइंड जो प्लान किया था, जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए एक धमकी भी दी जा रही है कि चलें ये माजी से फिर हम शुरू करेंगे, तो ये जुडिशियल कमीशन की धमकियां या तड़ियां नहीं लगानी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर किसी के पास सबूत थे कि 2014 में कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने के पीछे इन्वॉल्व था, तो वह 10 साल बाद क्यों ख्याल आया कि 10 साल बाद उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसके ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस तरह रद्द-ए-अमल आया है, बड़ा पॉजिटिव उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है कि तहकीकात होनी चाहिए। साइफर के मुकदमात, साइफर जो मामला है उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। रजीम चेंज का जो मामला है उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। देखें, ये जो मामला जब शुरू हुआ, मैं थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जब मामला शुरू हुआ 10 अप्रैल के बाद, तो इमरान खान का बयानिया ये था कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन है जिसमें गैर मुल्की मुदाखलत जो है वो उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई गई। और इमरान खान का एक मुतालबा था कि उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। साइफर से ये मामला शुरू हुआ। साइफर के ऊपर जुडिशियल कमीशन नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास उस वक्त भी खत मौजूद है। उस वक्त हुकूमत थी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उनसे भी ये मुतालबा किया कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, वो नहीं बना। फिर उसके बाद जो है इमरान खान के ऊपर मुबैना कातिलाना हमला हुआ। जो कातिलाना हमला था उसके ऊपर भी उसकी केस की तहकीकात कहां तक पहुंची, उसके ऊपर मामला था कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। उस वक्त जुडिशियल कमीशन नहीं बनाया गया। फिर मुतालबा था कि इंतखाबात करवाए जाए, इंतखाबात नहीं करवाए गए। फिर मुतालबा था कि इंतखाबात साफ शफाफ करवाए जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, वो नहीं दी गई। अब ये हुकूमत फॉर्म 45-47 की बनाई गई। अब भी मुतालबा यही है इमरान खान का कि 4 हल्के खोले जाएं और ये जो सारा कुछ हो रहा है इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो ये जुडिशियल कमीशन का मामला तो इतने अरसे से ये मुतालबा किया जा रहा है, तो पीटीआई का ये मुतालबा क्यों ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग अब ये कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाना चाहिए और उसके ऊपर जो है वो सच का सच और झूठ का झूठ साबित होना चाहिए, तो 1 साल जिस तरीके से मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो पाकिस्तानी जिन कर्ब से गुजरे हैं, उनके खानदान जिस तरीके से गुजरा है, उसका अजाला कौन करेगा? तो फिर इसका मतलब ये है कि 1 साल से जिन लोगों को सजाएं दी गई हैं वो सजाएं दुरुस्त नहीं थी, उनको नाजायज तरीके से कैद किया गया, वो गैर आईनी था। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने वो खुद ही जज और खुद ही जुडिशरी बन गए कि सब कुछ सबके सामने है। तो अगर फिर कुछ ये कहने वाले आप ही कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि कैमरे में सब कुछ आ गया है, तो फिर वो इंसाफ किस तरह करेंगे? ठीक है, यकीनी तौर पर ये आपका पॉइंट सामने आ गया है और ये डिमांड जो है वो आ रही है। सफीना खान, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जुडिशियल कमीशन का जैसे अभी एक हिस्ट्री बताई है जुबैर साहब ने कि जनाब मुतालबा बार बार किया जाता रहा है। जुडिशियल कमीशन पे आज जो DGISPR ने कहा कि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो तो सबके सामने है, मगर अगर करना है तो फिर 2014 से शुरू किया जाए और इसको वेलकम किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आप क्या समझती हैं कि क्या जो ये मुतालबा है अभी तक जो कबूल नहीं किया गया PTI का, अब यह कबूलियत की जाने बढ़ पाएगा? थैंक यू
यू सो मच। मेरे ख्याल से आज जो हमारे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगेन इट वाज वेलकमिंग। उन्होंने बड़ा सॉफ्ट रखा अपनी बातों को और कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी जिससे ऐसे लग रहा था कि वो स्टिल चाहते हैं कि चीजें आगे बढ़े। देखिए, अगर कोई जुर्म होता है तो उस जुर्म की तहकीकात की जाती है। जैसे जुडिशल कमीशन, अगर PTI के लोगों की डिमांड थी तो हमारे DGISPR ने भी कहा कि करते हैं। आप अगर वो 2014 से करें या 2009 से करें, इससे PTI को कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। अगर माजी में कोई क्राइम हुआ है तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन 20 साल भी कर सकते हैं। तो PTI को उस चीज में तो पढ़ना नहीं चाहिए। एक चीज जो उनका मेन मुतालबा था वो एक्सेप्ट हुआ है, तो आप उसके ऊपर कंटिन्यू करें और वेलकम करें। और अब हुकूमत के ऊपर ये बर्डन चला गया है कि वो जुडिशल कमीशन बनाए और हमारे जजेस के ऊपर ये बर्डन जाता है। अब आगे क्या निकलेगा उसका तो जो है हमें जुडिशल कमीशन के कंप्लीट होने के बाद ही तहकीकात से पता चलेगा। अब दूसरी बात, इमरान खान साहब खुद इकरार कर चुके हुए हैं कि अगर वो लोग आर्मी की वहां पर ना जाते, हेडक्वार्टर्स की तरफ ना जाते, GHQ की तरफ नहीं जाते, कोकोमारा हाउस, तो कहाँ जाते? तो मतलब एक जुर्म का इकरार खुद इमरान खान साहब कर चुके हुए हैं और उन्होंने इंस्टिगेशन करने का बाहिस बने हैं। उनके लोगों ने इंस्टिगेट किया है कि अगर आप लोग कहते हैं जी वो एक ट्रैप था, वो एक ट्रैप था, मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या ट्रैप करने वालों ने आपको घरों से उठाया और लेके जाके वहां खड़ा कर दिया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप लोगों के नजदीक वो ट्रैप था तो आप उस ट्रैप में चलकर फंसे क्यों? आप उस ट्रैप में, क्या आपके हाथ में पकड़ाई जा रही थी माचिस के लगा दें आगे? ऐसा कुछ नहीं है। क्राइम तो हुआ है और रियासत के ऊपर हुआ है। अगर ये माफी इस तरह से दी जाने लगी तो कल को PMLN के लोग उठेंगे और वो पाकिस्तान की अहम तहसीबात के ऊपर हमला कर देंगे। पीपल्स पार्टी के लोग उठेंगे, वो हमला कर देंगे। तो रियासत के ऊपर हमले को एग्जाम्पल सेट करनी पड़ती है, रियासत को सख्त दिल करना पड़ता है ताकि आगे एक एग्जाम्पल सेट हो। उन्होंने फिर भी कहा कि माफी मांगे, आप इकरार करें और आगे बढ़े। ये तो मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छा और बड़ा दिल करके ये जेस्चर दिया गया है कि ठीक है, आपसे गलती हो गई, माने और आगे बढ़ जाए। इमरान खान साहब ने कितने इकरार किए हैं, नवाज शरीफ करप्ट नहीं था, फलाना करप्ट नहीं था, फलाना ये ठीक था। कोई एक इकरार ये भी कर ले कि यस, मेरे लोग जो है वो मुस्तशिल हुए, उनके जज्बात भटके और उन्होंने हमला किया, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ, बड़ा दिल करें और आगे बढ़े। अभी भी PTI के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं। मैं तो कहती हूँ कि इतनी सॉफ्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की कि इससे ज्यादा वो नहीं एक पुरअमन जो है वो पैगाम दे सकते थे। अब आप बात करते हैं कि PTI के लोगों को पकड़ दकड़ की, तो माजी में कौन सी सियासी पार्टी है जिसकी पकड़ दकड़ नहीं की गई? PMLN के लोगों की पकड़ दकड़ हुई, पीपल्स पार्टी के लोगों की पकड़ दकड़ हुई, मौलाना के लोगों की पकड़ दकड़ हुई और सियासी जमातें हैं। तो कौन सी ऐसी जमातें, इमरान खान के अपनी हुकूमत में कितने लोगों को जो है वो कैदी बनाया गया? तो ये सिर्फ कह देना कि हमारे लोग कोई आसमान से उतरे हुए थे तो दूसरे नहीं है, आपके साथ भी वही हुआ जो आप दूसरों के साथ करते रहे हैं। आपने एक जुर्म किया है और जुर्म के इकरार करके ही चीजें आगे चलेंगी। आपको कहना पड़ेगा कि यस, हमसे गलती हुई, आगे बढ़े। इसके अलावा मेरे ख्याल से अगर गलती की उनको एहसास ही नहीं है, बिना गलती के एहसास के माफ कर दिया जाए तो वह माफी बेकार होती है, उस माफी की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए मैं अपने DGISPR की जो प्रेशर है मैं उससे टोटली इत्तेफाक करती हूँ। चीजें तभी आगे बढ़नी चाहिए जब आपको अपनी गलती का इकरार हो, ऑफर दी है, ऑफर दी गई है, पाकिस्तान को आगे लेके चलना है या फिर कह दें कि हमसे कोई गलती हुई नहीं, आपने कोई जुर्म किया ही नहीं, तो फिर बैठे रहे। क्योंकि सबने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा, जुर्म तो हुआ, आगे तो लगी, हमले तो हुए, जुर्म हुआ और माफी की जो है वो ऑफर की गई। बड़ी सॉफ्ट जो है ये आज प्रेस मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सॉफ्ट प्रेस था ये हमारे DGISPR का। PTI को वेलकम करते हुए बड़ा दिल करके सामने आना चाहिए, उनसे गलती हुई है, इकरार करे और चीजों को आगे लेके चले। ठीक है, मैं इसी पे उमर दराज गोंदल आपकी ज़रा टेक लूंगा इसी पे ही। जैसे अभी सफीरा ने भी कहा है कि एक ऑफर थी, एक बड़ा सॉफ्ट प्रेशर था और उसमें यह कहा गया, और साथ साथ आज जो इल्ज़ामात के हवाले से जिक्र किया गया, एक बड़ा सवालिया निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव के हवाले से, उनकी कारकर्दगी के हवाले से, उनकी सोच के हवाले से खड़ा किया गया है। तो ये मामलात तो जाहिर है एक सियासी जमात के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेंगे। मेरा ख्याल है सियासी जमात के लिए जो मुश्किलात ऑलरेडी है, अब उससे ज्यादा मुश्किलात क्या हो सकती हैं? अब यही मुश्किलात हो सकती है कि आप सियासी जमात के ऊपर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दें या उसको कलअदम करार दे दें या उसको दहशतगर्द तंजीम करार दे दें। इससे ज्यादा मुश्किलात उस सियासी जमात के लिए अब नहीं हो सकती। इंतखाबी निशान उस सियासी जमात ले लिया गया, उस सियासी जमात के नाम के ऊपर पढ़ने, जिस शख्सियत के नाम वोट पड़ा वो जेल में है, जेल में गुफ्तगू के ऊपर पाबंदी लग गई, टीवी के ऊपर गुफ्तगू नहीं हो सकती, नाम नहीं लिया जा सकता। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं किसी और नजर से देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों के हवाले से अच्छा तासुर या
होप्स थी कि 8 फरवरी के बाद सूरत हाल डी एस्केलेट होगी या हम आगे बढ़ेंगे और दोनों जानिब से दिल बड़ा किया जाएगा और कोई किसी टेबल के ऊपर बैठेंगे, टॉक होगी। मालूम पड़ता है कि ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा और चीजें वहीं की वहीं हैं जहां 1 साल पहले थी या उससे पहले थी। ये कोई अच्छा साइन नहीं है। अगर हमें स्टेबिलिटी पे जाना है, अगर हमें सिस्टम को चलाना है, मेरा ख्याल है हम सबको थोड़ा थोड़ा एक कदम पीछे होना पड़ेगा, किसी को एक कदम आगे होना पड़ेगा ताकि इस मसले का हल निकाले। देखिए, दोनों हकीकतें अपनी जगह के ऊपर हैं और इन दोनों हकीकतों को दोनों को एक दूसरे को तस्लीम करना पड़ेगा कि अब कोई ऐसी सूरत पैदा हो जिसमें बातचीत हो सके, जिसमें एक दूसरे को तस्लीम भी करें और ये नहीं हो सकता कि दोनों ही एक दूसरे के वजूद से इनकारी हो जाए। दोनों अपनी जगह पे हकीकत है और दोनों को तस्लीम करना चाहिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और आपने चीज देखी होगी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ तो रद्देमल दे रही है, जारहाना किस्म का दे रही है, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जो देखने को मिलता है, बाकी देखें इसमें हुक्मरान कहां पे है। जो प्रॉब्लम वाली चीज है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून कहां पे आपको दिखाई दे रही है, आपको पीपल्स पार्टी कहां पे दिखाई दे रही है, वो बहुत इररेलेवेंट है। तो लगता है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून की नालायकी की चार्जशीट है, पीपल्स पार्टी की नालायकी की चार्जशीट है। लग ही रहा था कि जो बातें हुकूमत को कहनी चाहिए थी, हुकूमत वो बातें नहीं कह पा रही, हुकूमत से वो बयानिया नहीं बन पा रहा। मेरा ख्याल है ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस नजर से भी देखा जाना चाहिए, ये उसका दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू हम ये भी देख सकते हैं, आज एक मुलाकात थी अब से थोड़ी देर पहले एक सहाफियों को जो डिजिटल जर्नलिस्ट है उनके साथ रखा हुआ था अमीर जमात इस्लामी ने, तो वो सवाल हुआ वहां पे इस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतालिक, बाकी तो वो एक और बात कह रहे थे। तो कहते हैं 9 मई करीब आ गया है, 1-2 दिन है, जाहिर है उसके ऊपर बहुत कुछ होगा, बयानात भी आएंगे, थोड़ी सी चीजें भी होंगी, तो 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद सूरत हाल देखेंगे कि उसके बाद क्या ऊंट किस करवट बैठता है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है आपने देखा कि उसको लेके अब नून लीग वैसे तो इररेलेवेंट है, पीपल्स पार्टी इररेलेवेंट दिखाई दे रही है, लेकिन उसकी बुनियाद की वो अपने सियासी जमातें सियासी बयानी की बुनियाद के ऊपर करती हैं, सियासी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर करती हैं, लेकिन मुस्लिम उनके पास कोई सियासी बयानिया नहीं है। वो 9 मई के मामले को अपनी तरफ से कैश करवाना चाहते हैं, लेकिन शायद वो 8 फरवरी को समझ नहीं पाए कि वो इसमें जो चीज हासिल करना चाहते हैं वो उनको ना पहले हासिल हुई है, शायद वो अब भी उनको हासिल नहीं होगी। लेकिन ये मुख्तलिफ पहलू थे जो मेरी नजर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर थे, जो मैंने आपके सामने रखे। ठीक है, ये यकीनन अहम पॉइंट्स हैं जो आपने सामने रखे। मैं मजीद भी बात करते हैं और फिर इसके साथ साथ रद्द-ए-अमल सामने आया है पीटीआई का, और जो उनके तर्जुमान की जानिब से आज रद्द-ए-अमल भी दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जवाब भी दिया गया, उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची है कि अभी जो आज DGI-SPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसका जवाब दिया है। रऊफ हसन साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जमानी की है। मैं राय साकिब साहब आपकी जानिब आऊँगा और ये जानना चाहूँगा कि आज जो रऊफ हसन साहब ने गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा ठीक है जी, जुडिशल कमीशन बनाया जाए और सिर्फ धरने से नहीं बल्कि जो 8 फरवरी के इंतखाबात में उनका मैंडेट चोरी हुआ है उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाए और उसके पे भी तहकीकात की जाए। तो क्या फिर ये जुडिशल कमीशन जो है कुछ ज़्यादा ज़ाहिर है, एक जानिब कहा गया कि ठीक है बनाया जाए, वहाँ से दूसरी जानिब उसको कबूल किया गया, तो इसमें अब हर्डल क्या है जुडिशल कमीशन बनाने में, आप समझते हैं? देखिए एतजाज, अब तो बॉल जो है ये गवर्नमेंट के कोर्ट में है ना, कि गवर्नमेंट क्या करती है। दोनों फ्री कैन तो इस टाइम पे राजी हैं। यहाँ तक कि आप 8 फरवरी की बात करते हैं, DGI-SPR तो धरने के दिनों से कहा कि वहां से आगाज कर लेते हैं, और मैं गुजारिश करूंगा कि इसको 97 सुप्रीम कोर्ट हमले से बेशक ऐड कर लें, वहां से आगाज कर लेते हैं जुडिशल कमीशन की इंक्वायरीज का। देखिए, तमाम जो पॉइंट्स हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा सकता, तमाम इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जा सकता। इस टाइम के ऊपर सबसे बड़ा जो कह लीजिए रिफ्ट या बोन ऑफ कंटेंशन है वो है क्या? वो एक दिन है 9 मई, उस दिन के इवेंट्स हैं, उनके ऊपर भी जुडिशल कमीशन बन जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए तो आई थिंक हम पाकिस्तानियों की जिंदगी कम से कम बहुत आसान हो जाएगी। इसमें बज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टीज, हर बंदे का अपना अपना एजेंडा है, हर बंदे की अपनी अपनी सियासत है, सब लोग इसके ऊपर बात करते हैं। PMLN अपना नैरेटिव लेके चलती है, पीपल्स पार्टी भी इसके ऊपर कभी ना कभी इनपुट 9 मई के ऊपर दे देती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब का तो बहुत ही क्लियर स्टांस है अब 9 मई को लेकर 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद। मैं हमेशा से एक चीज के ऊपर शोर मचाता हूं कि यार पाकिस्तानियों की बात क्यों नहीं करते? हम भी तो स्टेक होल्डर हैं, हम भी तो इस मुल्क में रहते हैं, हमारा हाल भी तो पूछो कि 9 मई के बाद 8 फरवरी के बाद पाकिस्तानियों का हाल क्या है। जुडिशल कमीशन बनाइए, उसमें पाकिस्तान की जो अबतर तरीन हालत है
इसके ऊपर भी जुडिशियल कमीशन बनाइए। जो गंदुम के साथ हो रहा है, जो किसानों के साथ हो रहा है, इसके ऊपर भी जुडिशियल कमीशन बनाइए। यही जुडिशियल कमीशन जो है, अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था, एक हमारे निजी टेलीविजन है, उसकी उसी की खबर थी कि शायद काबीना चाहती है कि इसके ऊपर हाथ हौला रखा जाए। जो वीट वाला स्कैंडल था, जो गंदुम वाला स्कैंडल था, हमारे पास बहुत सारे स्कैंडल्स हैं। मुझे इजाजत दीजिए ये कहने की, अभी रिसेंटली हमारे एक दोस्त है हसन नकवी साहब, उन्होंने लाहौर से एक डीजीपीआर का स्कैंडल रिपोर्ट किया मुबैना करप्शन का, उसके ऊपर कोई बंदा बात नहीं करता। वो मुबैना जो नाम उसमें सामने आया उस स्कैंडल के, वही खातून मरियम नवाज साहिबा के साथ साथ होती है। आए दिन स्कैंडल आ रहे हैं गवर्नमेंट के, आए दिन। तो किस किस के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाएंगे आप? किस किस की इंक्वायरी करेंगे? एक 9 में 8 फरवरी, चले 8 फरवरी के बीच में डाल लें। आप धरने पे जाएंगे, वो धरने के बाद 97 पे चले जाएंगे। यूं तो फिर कहानी 1947 से स्टार्ट हो जाएगी एतजाज साहब, और वो जुडिशियल कमीशन के लिए फिर हमें 75-76 साल इंक्वायरीज के लिए चाहिए होंगे। और कम से कम ना मेरी उम्र इतनी रहेगी कि 75-76 साल मैं जिंदा रहना है, और ना बाकी जितने लोग पैनलिस्ट हैं, हमें से किसी ने 75-76 साल नहीं देखने। कम से कम जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कम से कम उसको एड्रेस कर लें, पाकिस्तान को आगे चलने दें, सब मिल बैठे, इन जो कियोटिक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है इससे निकालने की बात करें। वरना फिर ये लफ्जी जंग है, पिछले साल से चली आ रही है, साल और भी चलती रहे तो क्या फर्क पड़ेगा? और भी चलती रहेगी यकीनन। वो अवामी मामलात पे तो फिर राय साहब वही है ना कि वो कमेटियां बनती हैं, जुडिशल कमीशन नहीं बनते, तहकीकाती कमेटी बनती है, वो की रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, मैं जुबैर साहब आपसे ये कमेंट लेना चाहूँगा कि आज जो रऊफ हसन साहब ने गुफ्तगू की है उसमें ये बाकायदा तौर पर उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में, वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि अगर आप कोई और जमात या दूसरा फरीक जो है वो अवाम को लाता है सड़कों पर, आप ले आएँ, हम उससे कई गुना ज़्यादा जो है अवाम को बाहर ले आएंगे और फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि किसके पास मैंडेट है और किसके पास नहीं है। तो ये जिस तरह से आमने सामने है सूरत हाल, ये तो मुश्किलात मज़ीद बढ़ती चली जा रही हैं। मतलब रद्द अमल से जो है सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो जाएगी आम आदमी के लिए, जिसका जिक्र अभी राय साहब कर रहे हैं। मुझे राय साहब की बात बहुत पसंद आई है और मैं उसी में कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। देखें, ये 9 मई को जो कुछ हुआ या माजी में जो कुछ होता रहा है, ये सबके सामने है। ये कोई ढकी छुपी कहानी नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी बहुत कुछ कह चुके हैं, इससे पहले भी मातहत अदलिया बहुत कुछ कहती आ रही है। कमीशंस भी इस मुल्क के अंदर बहुत कुछ बने हैं, कुछ पब्लिक हुए हैं, कुछ नहीं पब्लिक हुए, कुछ पर अमल दरामद हुआ है और कुछ पर अमल दरामद नहीं हो सका। लेकिन देखें, अगर हमें इस वक्त अगर ये टॉक शोज में भी जिससे डिस्कस हो रही है ना, हम बजाय पॉलिटिकल रिटोरिक्स के हमें पाकिस्तान के इन मसाइल के हल की तरफ बात करनी चाहिए। आज डीजी आईएसपीआर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस दौरान उन्होंने भी ये कहा कि हम आग बुझा रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है ना कि ये आग लगाई किसने है। वो मईशत की तरफ वो जिक्र कर रहे थे। पाकिस्तान की मईशत क्यों इस हालत में है, इसके सवाल का जवाब हमें तलाश करना होगा। क्या इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसमें सियासत ने उनका किरदार नहीं है? बिल्कुल है। क्या पाकिस्तान की तख्लीक के बाद आईन पाकिस्तान को किस तरीके से रोंदा डाला जा रहा है, और जब 73 का आईन बना और उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ उससे पहले जो कुछ हुआ और फिर आईन के साथ जो होता आ रहा है, वो क्या किसी से ढका छुपा है? इमरान खान ने जो जेल में से भी बात की थी, और जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त की जरूरत ये है कि पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की जरूरत है। और वो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन उसी सूरत में होगा जब तमाम स्टेक होल्डर्स ये तस्लीम करेंगे कि हमसे गलतियां हुई हैं, कहां पर हमारी कोताहियां हुई हैं, और आइंदा हम कैसे आगे ले जाएंगे। मेरे ख्याल से इस वक्त एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इतना बदनाम हो चुका है कि दोबारा उसकी तरफ कोई बात करता है तो ये ख्याल आता है कि शायद किसी डील की तरफ या एनआरओ की तरफ बात हो रही है। लेकिन जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का असल जो एसेंस था, जो उसकी बुनियाद थी, उसकी तरफ पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को जाना चाहिए। ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। इस 22 करोड़ अवाम के साथ जो पिछले 2 सालों से हुआ है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो, चाहे वो किसी भी तबके के साथ हो, देखें, इसमें जो नौकर पेशा तबका पेशा है वो तो पिस रहा है, जो फोर्सेस के लोग हैं वो भी पिस रहे हैं। आप ये ना समझे कि वो इस महंगाई का शिकार नहीं है, वो इस पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो शिकार नहीं है। पाकिस्तान का 22 करोड़ अवाम, चाहे वो इलीट क्लास है, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास है, या वो सतह गुर्बत से नीचे है, ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान अगले 2 साल में यहाँ पर जो खते गुर्बत से की सतह से नीचे जो तादाद होगी वो 50% से जायद की आबादी हो जाएगी। तो ये सबसे ज्यादा कंसर्निंग मैटर है और सबके लिए होना चाहिए
जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास अवामी ताकत मौजूद है, ये तस्लीम करना चाहिए। पाकिस्तान की इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट है, उनके पास एक तरह से वो भी एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, और वो भी इस पाकिस्तान के लिए जितनी उनकी भी कामयाबियां हैं या जो खिदमात हैं, उनको भी कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा। लेकिन मसला ये है कि जो आईन पाकिस्तान है, उसको उठाएं, उसको देखें। वो आपने बिल्कुल साइड पे रख दिया है, उसमें तमाम मसाइल का हल है। कोई नई कानून आईन पाकिस्तान पर अमल करना चाहिए, नई रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ आईन पाकिस्तान को मुकद्दम रखें, उसको जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ दें, उसकी इज्जत करें। तमाम लोग अपने अपने दायरे के अंदर काम करें, ये मुल्क भी तरक्की करेगा और इस पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो भी हल होंगे, वो भी हल हो जाएंगे, और ये सियासी जो एक कदम इस्तेकाम की सूरत है वो भी खत्म हो जाएगी। मैं सफीना खान आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझती हैं कि जाहिर है जैसे अब अवामी इशूज़ हैं, उनकी प्रायोरिटी के हवाले से जिक्र हो रहा है कि उसको प्रायोरिटाइज उस तरह से नहीं किया जा रहा। जाहिर है एक सियासी मामलात हैं, और बहरहाल सियासी मामलात का हल होना भी ज़रूरी है, मईशत के इस्तेकाम के लिए भी और आम आदमी के मसाइल के हल के लिए भी। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो दो बदू की कैफियत हमें नज़र आ रही है, आमने सामने है, जो रद्द अमल सामने आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके बाद क्या इस सूरत हाल की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे कंफ्यूजन का शिकार नजर आती है। आज जो हमारे DGISPR का प्रेस था वो बहुत ही क्लीन एंड क्रिस्टल था। आप अंधे को भी नजर आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और रियलिटी के बहुत क्लोज जाके लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे उन्होंने कहा कि आप ये नहीं कर सकते कि हमारा जो रोल है ये वो सियासत में नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो पॉलिसीज बनाने में और मुल्क की किसी भी अहम फैसलों में हिस्सेदार होते हैं। आप अमेरिका को देख लें, क्या आपका क्या ख्याल है कि बाइडेन खुद से सारा कुछ एक्ट कर रहे हैं? जो खुद चल नहीं सकते तो पीछे कोई तो ताकत है जो चला रही है उनके सिस्टम को। इंडिया को देख लें, उनकी एस्टैब्लिशमेंट पूरी तरह से इन्वॉल्व होती है। हमारे यूके में यहाँ पर देखें, हमारी एस्टैब्लिशमेंट पूरी तरह इन्वॉल्व होती है। रॉयल फैमिली तक कहती है कि एक रॉयल एस्टैब्लिशमेंट भी है। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक फैशन बन गया है कि जी एस्टैब्लिशमेंट का किरदार नहीं होना चाहिए सियासत में। कैसे नहीं होना चाहिए? जब आप कोई पॉलिसी बनाएंगे तो उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। जैसे आपने कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर कोई भी मसला होता है तो हमारे फौजियों से हमने डायरेक्ट जाके जी मसले हल करने हैं। इमरान खान साहब कहते हैं जी मैं तो डायरेक्ट उनसे बात करूंगा। वो एक तरफ आप लोग कहते हैं कि वो सियासत में इन्वॉल्व ना हो, दूसरी तरफ आप खुद जा जाके उनको इनवाइट करते हैं। हमारे मुज़ाकरात सिर्फ आपके साथ होने चाहिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पूरे मुज़ाकरात उनसे डायरेक्टली किए। पीपल्स पार्टी डायरेक्ट उनसे मुज़ाकरात कर रही है। इमरान खान उनसे डायरेक्ट मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर होने वाले मसाइल जैसे गंदम हो, महंगाई हो, इकोनॉमी हो, हमारे फौजियों ने नहीं ठीक करनी है, वो आप सियासतदानों का काम है। अगर आप उसमें लैग कर रहे हैं तो आप अपने जो है गंदे काम उनके सर पे नहीं थोप सकते। अगर आप लोगों को इतना ही डर है कि जनाब 2008 से शुरू कर दें, मैं कहती हूं 1947 से शुरू करें। जिसने जो जुर्म किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो जज हो, चाहे कोई वो हमारा फौजी हो, चाहे वो कोई सियासतदान हो, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, या कोई सहाफी हो, या कोई आम वर्कर हो, या कोई आम पाकिस्तानी हो। मुजरिम को सिर्फ ये कह देना, वो तो नवाज साहब भी कहते हैं कि जब से मेरी हुकूमत गई वहां से देखें आप, मतलब हर कोई उठता है अपना सामने लाता है रोना कि जी हमारे रोने से शुरू करें आप, बाकी रोनों को भूल जाए। अगर आपने पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप एस्टैब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान की सियासत से खत्म नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में बहुत अहम रोल अदा करती है अपने अपने मुल्कों की एस्टैब्लिशमेंट। तो एक ये फैशन को बनाया हुआ क्रिटिसाइज करने के लिए, पहले आप लोग छोड़ दे, आप लोग अवेयर हों कि पूरी दुनिया में एस्टैब्लिशमेंट काम कैसे करती है, ताकि ये जो आप लोग चूरन बेचते हैं सारे पाकिस्तानी, फैशन बना हुआ है कि जी उनके ऊपर बात करेंगे तो वह हमारी बड़ी, हमें बड़ा बहादुर समझा जाएगा। बहादुर नहीं समझा जाएगा। एक तरफ आप उनके ऊपर अटैक करते हैं, फिर आप उन्हीं को कहते हैं मैं तो सिर्फ आपसे बात करूंगा। तो महंगाई, आवाम को रिलीफ, ये पाकिस्तान की हुकूमत का काम है, आपका पॉइंट आ गया सफीना, आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया कि ये एक तजाद है, कंफ्यूजन है विद इन PTI, आप समझती हैं। मैं उमर दराज आपसे जानना चाहूंगा, एक जानिब तो जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं? एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखिए प्लीज, ये बहुत बात की जाती है कि पूरी दुनिया में एस्टैब्लिशमेंट का रोल होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में कहीं भी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो जजों को या अदल के निज़ाम को उसमें मुदाखलत नहीं करती। कहीं भी पूरी मुल्क में जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कहीं भी जजों पे कमरों में जो है ना वो कैमरे नहीं राहुल के ऊपर बैन कर दिया। अब समाज कर रहे हैं, मुझे बात कर लेने दें, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हम लोग नए हैं ना, हमें नए मॉडर्न हुए हैं, नए मुझे बात कर लेने दें, आप बात में उस पे रद्द अमल दे दीजिएगा, मुझे बात करने दीजिए, मुझे बात कर लेने दीजिए, उसके बाद आप जो मर्जी है रद्द अमल दे दीजिएगा, मैं आपको नहीं रोक रहा।
कहीं भी जी, ठीक, ठीक। एस्टेब्लिशमेंट, आपने बर्तानिया का जिक्र किया, बर्तानिया में कहीं एस्टेब्लिशमेंट का, कहीं आपने देखा है कि जुडिशियल सिस्टम के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, कहीं एस्टेब्लिशमेंट पूरी दुनिया में कहीं ये देखा है कि एस्टेब्लिशमेंट के अपने बिजनेस एम्पायर्स हो, कहीं हमने ये देखा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही हो, कहीं हमने ये देखा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मीडिया के ऊपर कदगने लगा रही हो, कहीं हमने ये देखा है कि एस्टेब्लिशमेंट सहाफियों को जो है वो ऑफ एयर कर रही हो, उनको नौकरियों से बरतरफ कर रही हो, कहीं हमने ये देखा है पूरी दुनिया में कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अदलिया के निजाम के ऊपर पॉलिटिकल केसेस जो है वो बनवाए जा रहे हो, कहीं हमने देखा है कि कंट्रोल कर रही हो, कहीं हमने ये देखा है, सुने सफीना का रद्द-ए-अमल ले लें। जी, सर बात होगी सफीना का रद्द-ए-अमल ले लें। जी जी। अब एस्टेब्लिशमेंट का रोल आपने, भारत के एस्टेब्लिशमेंट का रोल, जुबैर साहब आपका पॉइंट आ गया है। लेट मी क्लियर वन थिंग, मैं आखिरी जुमला मुकम्मल कर देता हूं। जो भारत के एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, भारत के एस्टेब्लिशमेंट ने अपने एक नरेंद्र मोदी, जो पूरी दुनिया में मुसलमानों के कातिल के नाम से मशहूर होना चाहिए था, लेकिन भारतीय एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पॉलिसी के तहत फॉरेन ताल्लुकात ऐसे बनाए कि उस नरेंद्र मोदी को इकोनॉमी के लिए और हिंदुस्तान के लिए एक मसीहा बनाकर पेश किया। यहाँ पर हमारे मुल्क नहीं है, वो अपनी पॉलिसी अपने मुताबिक करेगा ना, हमारे मुताबिक नहीं करेगा। कौन सा वज़ीर आज़म है जिसको इस मुल्क में 3 साल से ज्यादा चलने दिया गया है? नवाज, ठीक है, ये सवाल है आपके, बिल्कुल ये पॉइंट शुरू कर ले, खुद आते हैं और आज तक आ जाए, वही हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। आपको ये नजर आएगा कि एस्टैब्लिशमेंट हमेशा जो आवाम की मुंतखब है उनको लात मार के बाहर निकाल देती है। क्या वजह है? ठीक है, सियासतदान उसको घसीट के लाते हैं, सफीना कह रही है। ठीक है, जुबैर साहब आपका पॉइंट आ गया, आगे बढ़े। जो इस मुल्क का मसला है वो मुल्क का मसला यही है कि आइन के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है। हमने आइन के ऊपर अगर अंदर जो बवाल उठते हैं ना कि 5 साल पूरे करने हैं, हमें वोट नहीं मिलेगा, मुझे बात नहीं है कि प्लीज इसको निकालो। ठीक है, देखिए इसमें किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। मैं वो इक़्तिदार में लेकर आएगी तो हम मान लेंगे। जुबैर साहब आपका पॉइंट आ गया, प्लीज हम दीगर पार्टिसिपेंट की तरफ बढ़ते हैं। बाकी अगर किसी को एस्टैब्लिशमेंट की चमचागिरी करनी है तो वो अलग बात है, वो अलग बात। ठीक है जी, एक पॉइंट आ गया। उमर की तरफ बढ़ना है, वो भी एक बंदा बात कर ले। जी आप ऐड कर लें, सफीना प्लीज। इज्जत और वकार तो रखें कि अपने आप साकिब साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, प्लीज। जी साकिब साहब, उनके दर पे मत जाए डिग्गियों में बैठ के। मैं सिर्फ एक सेंटेंस ऐड करना चाहूंगा। इस बहस को समेटने का एक तरीका है कि आइन में रद्दोबदल कर दीजिए। आपके पास 2/3 मेजोरिटी तो है ही थी, चले चंद दिन पहले तक। आइन में ये सारी इन्वॉल्वमेंट जो है ना, इसके अंदर ये लिख दे हमें पाकिस्तानियों को कि भाई इसमें ये सारा कुछ होता रहेगा, हमें कोई एतराज नहीं होगा। थैंक यू। चल ठीक है जी, ये बड़ी आम बात कर दी। उमर दराज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ठीक है, एक पैकेज उमर दराज आपसे मैं कमेंट लेना चाहूंगा इसी पे। एक तो ये जो बहस हो रही है, जाहिर है इसमें आइन को इंसानों को बनाने के लिए तरमीम तो उसमें तरमीम भी हो सकती है ना, उसमें रद्द-ए-बदल हो सकते हैं। मैं इस आइन को नहीं मानता, यही तो कह रही हूं। मेरे ख्याल में जुबैर साहब आपका भी पॉइंट आ गया, सफीना आपकी भी बात। मेरे ख्याल में इस तरह से बात नहीं, इस तरह से बात नहीं होगी करने के लिए। मुझे मेरे ख्याल में ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ेगा। नाजरीन जहाँ पे वक्त है, एक ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और मेरा सवाल उमर आपसे है। हम थोड़ा सा जिक्र करें आज जो जजेस के खत के मामले पर जो समाअत हुई है और उस पर जो अतर मिल्लत साहब ने रिमार्क्स दिए वो आपके सामने हैं। उसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत खुद जो है वो मुदाखलत तस्लीम कर रही है, अटॉर्नी जनरल साहब मुदाखलत तस्लीम कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हुकूमत जो है अपनी मुदाखलत को तस्लीम करेगी और क्या इस पर भी कोई माफ़ी मांगी जाएगी? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट तो तस्लीम नहीं करेगी। गवर्नमेंट से मुराद अब जाहिर है कि शहबाज शरीफ तो फोन किसी को नहीं करते होंगे ना। आज जो मंदोखेल साहब ने जिस बात का इंकिशाफ अदालत में किया, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ये बात कर रहे हैं तो बाकी सिनेरियो का आप अंदाजा लगा सकते हैं। असल बात ये नहीं है कि गवर्नमेंट मानती है कि नहीं मानती, असल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या प्रेसिडेंट सेट करती है। और सुप्रीम कोर्ट अपने लिए, क्योंकि ये इंसाफ मुझे नहीं आपने देना, ये इंसाफ आपने किसी और को नहीं देना, ये इंसाफ आपने अपने आप को देना है, अपनी अदालतों को देना है। और अगर आप खड़े ना हुए तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोअर जुडिशरी के जजेस को उन हालात में छोड़ देंगे जहां पे उन बेचारों के लिए फैसला करना तो दूर की बात है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और ये जो हमें वहां पे सुप्रीम कोर्ट की समाअत से जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे थे
या जजेस एक दूसरे को जवाब में दिखाई दे रहे थे, वो कोई अच्छा तासुर नहीं था। शायद इसी वजह से बार बार वहां पे कहा जा रहा था कि लाइव स्ट्रीमिंग बंद करवाएं, फिर हुकूमत की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये सब कुछ था। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस तरीके से आज समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया, कहा गया कि जब बेंच अवेलेबल होगा उसको देके किया जाएगा, ये कोई अच्छी चीज नहीं थी। मेरे ख्याल से इस मामले को रोजाना की बुनियाद के ऊपर परसू किया जाना चाहिए। इसको उसी तरह से रात को अदालत लगा के परसू किया जाना चाहिए जैसे बल्ले के निशान को छीनते वक्त अदालत ने किया था। ये उससे कहीं ज्यादा अहम है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम है, ये अदलिया की आजादी के लिए अहम है। पाकिस्तान का आम आदमी जुरिस्प्रूडेंस को नहीं समझता, वो कानूनी मोशगाफियों को नहीं समझता। उसके लिए बड़ा काम से तासुर ये है कि जिस मुल्क के अंदर जजेस को इंसाफ ना मिल सकता हो और उनके लिए लंबा चौड़ा प्रोसेस हो और अदालत के सिस्टम की अपनी फेयरनेस के ऊपर सवाल हो, वहां पे बाकी चीजें किस तरह से चलेंगी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आज जुबैर इसके ऊपर हमारी रहनुमाई बेहतर कर सकते हैं। इस्लामाबाद से जो हाई कोर्ट को कवर करते हैं वो यही बता रहे हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार के बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी एक और खत लिखा है चीफ जस्टिस को। अब देखते हैं कि वो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स क्या होता है। जो काजी साहब कह रहे थे कि ये अंग्रेजी की टर्म और ये वो प्रैक्टिकल बात करें, ये वो वक्त है अदालत के लिए, काजी फायज ईसा साहब के लिए और ओवरऑल जुडिशरी के लिए कि वो एक पैरामीटर तय करें, वो कुछ वॉल्स खड़ी करें और कहें कि ये रेड लाइन है, क्योंकि हम रेड लाइन के लफ्ज बहुत सुनते हैं। अदरवाइज मेरे ख्याल से ये हम एक दरवाजा खोल देंगे और इस दरवाजे को जस्टिफाई कर देंगे। अगर आप ये कह दें कि देखें ना जी वो कत्ल भी तो होते हैं, तो फिर अदालत खत्म हो जानी चाहिए, फिर तो जो आपके थाने हैं वो खत्म हो जाने चाहिए। मसला ये नहीं है, जाहिर है दबाव आएगा, जाहिर है आपको प्रेशराइज करने की भी कोशिश की जाएगी, डराने की भी कोशिश की जाएगी। सवाल उनका नहीं है, सवाल आपका है कि आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप किसी को जाकर डंडे मारें। आप ये कह दें, आप फैसला ये कर दें कि आइंदा से अगर कोई ऐसा वाकया होगा तो चीफ जस्टिस बाउंड होंगे उस अदालत के कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें। आप लिख दें कि फुल कोर्ट एक बना करेगी, वो फैसला करेगी। कुछ कम से कम कहे तो सही ना। वो पंजाबी में कितने डोगला तो वो मिट्टी चाड़ दो, तो लोगों को कुछ ख्याल तो कुछ तो देना, कुछ तो सामने आए। कम से कम क्या आप कहें कि ये सिर्फ कह दें कि सब अच्छा है। हुजूर हर चीफ जस्टिस ये कहता है कि मेरे टेन्योर में मुदाखलत नहीं हुई। हर वजीर आजम कहता है कि मेरा दौर बहुत शानदार था। ये जब आप इस मनसब से उतरेंगे चंद महीनों के बाद, तो फिर ऐसी ऐसी कहानियां खुलती हैं, फिर ऐसे ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं, उसका दिफा भी मुमकिन नहीं रहता। तो बजाय इसके कि रिटायरमेंट के बाद किताबें लिख के बाकी हम जस्टिफिकेशंस दें, ये राइट टाइम है, ये राइट टाइम है जस्टिस प्रोवाइड करने का, ये राइट टाइम है एक नया प्रेसिडेंट सेट करने का और पाकिस्तान की जुडिशरी को एज ए इंस्टीट्यूशन बेहतर करने का। बिल्कुल सही है, उसकी इस्लाहात के लिए उसके दीगर काजी साहब को एक कदम आगे बढ़ के जो है वो जरूर ये बताना चाहिए। वो जो तकरीरें करते थे, जो खत लिखते थे, अब वक्त आ गया कि अमली तौर पे उसको इम्प्लीमेंट भी करें। जी उमर दराज, आपका ये पॉइंट आ गया। मैं राय साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं? जाहिर है आज जिस तरह जैसे बंदो खल साहब का भी हवाला दिया गया है, तो यकीनी तौर पर उनके रिमार्क्स हैं और दबाव के हवाले से वो वाज़े तौर पर ये बात कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ये दबाव है वो अदालतों के हवाले से कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ये तो एक ख़तरनाक सूरत हाल है, इस पर आप क्या समझते हैं? और फिर जिस तरह की गुफ्तगू हुई, जिसका हवाला अभी उमर ने भी दिया है, ये खुद विद इन कोर्ट जो रिमार्क्स एक दूसरे के जस्टिस साहबान के दरमियान हुए, ये मामला किस जानिब जाएगा? एतजाज शायद आपको पता नहीं, मैं अपने सुनने वालों को सबको बता दूं कि उमर दराज गोंदल साहब सहाफी होने के साथ साथ एक वकील भी हैं, तो वो तो इस तरह की गुफ्तगू कर सकते हैं कि कल को इनको बुला लिया जाए तो ये अपना केस भी खुद लड़ सकते हैं। मैं सिर्फ सहाफी हूं, मेरे को वकालत की डिग्री नहीं है, लिहाजा मुझे थोड़ा सा मुतात होकर गुफ्तगू करनी पड़ेगी। भाई इसमें मेरी सोच बहुत क्लियर है, बहुत क्लैरिटी है। एक चीज का इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट अब जो पहले मुदाखलत हो चुकी है, जिसका एतराफ अटॉर्नी जनरल बाकी इधर उधर के लोग भी कर चुके हुए हैं, जजेस खतूत भी लिख चुके हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे या आइंदा के लिए कोई लाया अमल तय किया जाएगा कि आइंदा ना हो। और बजाहिर मुझे जो अभी तक की लग रहे प्रोसीडिंग से बजाहिर ये लग रहा है कि मामला उस तरफ ले जाया जा रहा है कि आइंदा ऐसा कुछ ना हो। चलो जो होया है उन्हें तो मिट्टी पाओ, अगे टुरो। लेकिन यार जो अभी पास्ट में हो चुका है, ये जिसके जजेस 6 जजेस जिसका शोर मचा रहे हैं, उसमें विक्टिम कौन कौन बना? उसमें विक्टिम तो पाकिस्तान बना, उसमें विक्टिम तो आप और मैं बने, उसमें विक्टिम तो डेमोक्रेसी बनी। तो वो जो विक्टिमाइज हो चुकी है डेमोक्रेसी, क्या उसको भूल के हम आगे चले जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और मेरे पास तो सवाल ही सवाल होते हैं। जवाब तो जो लोग अहले इक़्तिदार हैं, इन लोगों ने मुझे जवाब देने हैं, आप लोगों को जवाब देने हैं। लेट्स होप एंड प्रे
कि जो माजी में हुआ कोई ना कोई नोटिस कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि आइंदा के लिए सद्देबाब हो जाए, आइंदा के लिए रास्ते रोक दिए जाएं। वरना अगर तुम ये मिट्टी पा के अगे टुर पाओगे तो फिर ये कोई आई थिंक रूटीन मैटर हो गया है, चलता रहेगा ऐसे कैसे। बट ठीक है। एज हाथी के पाँव में सबका पाँव, एज डीजी ISPR साहब सेड के मैटर सब जुडिस है, तो फिर इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात मैं भी नहीं करना चाहूंगा। नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं इसी पे जुबैर साहब आपसे जानना हूँ, सोशल मीडिया का भी जिक्र हुआ इस केस में, और सोशल मीडिया पे जो जिस किस्म की तशहीर की जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसके हवाले से भी उसे भी एक ये टूल करार दिया गया दबाव में लाने का। आप क्या समझते हैं, सोशल मीडिया भी अदलिया पर जो है वो दबाव डाल रहा है, या अदालतें जो है वो उससे इन्फ्लुएंस होती हैं? अच्छा एतजाज साहब, आज मैं शहराए दस्तूर पर गया तो वहां पर मुझे एक बड़ी दिलचस्प चीज नजर आई। शहराए दस्तूर से सोशल मीडिया के ऊपर एक मखसूस लोगों का कब्जा तो नजर आता है, लेकिन पूरे मुल्क पर जो कब्जा है वो वहां से नजर नहीं आता। शहराए दस्तूर से आपको एक मखसूस सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस क्या जो उसमें खामियां हैं वो तो नजर आती हैं, लेकिन जो पूरे मुल्क में एक धांधला हुआ है और इंतखाबात के नाम पर एक ड्रामा हुआ है, वो शहराए दस्तूर से नजर नहीं आता। और हमारे जो मोहतरम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, वो हमेशा मिसाल देते हैं डिफेमेशन लॉज की, वो मिसाली सहाफत की मिसाल देते हैं, वो बात करते हैं यूरोप की, अमेरिका की, बरतानिया की, कि वहां पर कैसे सहाफत होती है, कैसे आज़ादी इज़हार राय का जो है वो इस्तेमाल होता है। लेकिन जब इंसाफ देने की बात आती है तो वो कहते हैं कि ये सोसाइटी का मसला है, ये तो हमारी सोसाइटी का मसला है, यहाँ पर अगर सजाएं दी जाती हैं तो कत्ल के जो मुकदमात हैं वो तो कम नहीं हुए। तो इसका मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों में तजादात हैं। हमें इंसाफ भी जो बदकिस्मती से हमारे जो अदल का निज़ाम है, जो जुडिशल सिस्टम है, वो इसीलिए इसकी रैंकिंग इतनी नीचे जा चुकी है कि वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं कि वो अब इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने तो दरकिनार वो बुनियादी चीज़ें ही दुरुस्त नहीं कर पा रहे। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब आज सुप्रीम कोर्ट में जो हामिद खान साहब हैं उनको रोस्टम पर तो उन्होंने बुलाया और कहा कि जस्टिस शौकत अजीजी जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी के हवाले से तो उन्होंने कहा कि उनका जो केस था वो जेर इल्तवा था और कितनी दफा आपने दरखास्तें दायर की कि समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो हामिद खान साहब ने वहां पर यह नहीं बताया कि माय लॉर्ड इस वक्त भी एक मखसूस सियासी जमात जिसको कुछ अब मेरे ख्याल से इंतशारी टोला भी कहा जाता है, इंतशारी टोला कहें या मखसूस सियासी जमात कहें, उनके भी जो मुकदमात हैं वो भी जेर इल्तवा हैं, आप ही की अदालत में जेर इल्तवा हैं, तो उनको भी सुना जाए। हामिद खान साहब वैसे तो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, लेकिन आज रोस्टम पर जो इनके साथ रवैया था चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का, वो देखकर भी बड़ी मुझे खुशगवार हैरत हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उनके साथ उनका जो रवैया है, जो माजी में हमने देखा है, वो अब तब्दील हो चुका है। तो उम्मीद की जा सकती है, ये मैं उम्मीद ही रखूं, क्या पता कि अब रवैया हामिद खान साहब के साथ तब्दील हो गया है, तो शायद तहरीक इंसाफ को अब वहां से कोई इंसाफ भी मिल सके। बाकी जो सोशल मीडिया तक का हद का मामला है, तो वो जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं दोनों समातों में कि उनके ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद जो है वो सोशल मीडिया पर उनके दौर में होती रही, वो चुप करके अपना काम करते रहे। तो अच्छा चले जी, इसी पे ही मैं सफीना आपसे जानना चाहूँगा। यकीनन जैसे असमिला के जो रिमार्क्स सामने आए और उन्होंने कहा कि 76 साल से मुदाखलत हो रही है, और दीगर रिमार्क्स के हवाले से तो जिस तरह से उनको जवाब मिला चीफ जस्टिस की जानिब से वो हम सब के सामने है कि उन्होंने कहा जी आप घर चले जाएं। फिर तो एक क्या तासुर मिल रहा है इस समाअत के दौरान, जो इस वक्त हमारे मौजूद जज साहबान हैं उनके दरमियान, क्या इन रिमार्क्स को हम सीरियस लिया जा सकता है कि क्या कोई तकसीम का अंसर मौजूद है, और साथ साथ क्या ये केस जो है आइंदा अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत बन पाएगा? मुझे बहुत अच्छा लगा जब अतर मिनल्लाह साहब ने कुछ चीजों का इकरार करते हुए आगे बढ़ने की बात की हो। यही मैं चीज कहना चाह रही हूँ कि जैसे हमारी जुडिशरी है, पीटीआई जो विक्टिम है हमारी जुडिशरी के हाथों, जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनके वो है उनके असल मुजरिम, उन्होंने उनको आउट किया सियासत से। अगर वो कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं था, तो विक्टिम जो कार्ड खेल रही है पीटीआई, मुजरिम तो उनके चीफ जस्टिस हैं। आप किसी को कैसे मुजरिम ठहरा सकते हैं? अतर मिनल्लाह ने बहुत खूबसूरती से बात की कि जो जजेस हैं वो भी मैनिपुलेट होते आए हैं। यही तो मैं उस वक्त से रोना रो रही हूँ कि सियासतदान अपना काम खुद से करे। अगर इमरान खान साहब कह दे कि ठीक है मैं नवाज शरीफ साहब से, पीपल्स पार्टी से, मौलाना साहब
से बैठ के बात करने के लिए तैयार हूँ। हम आगे जो है वो एक दूसरे को गिराने के लिए किसी के दर पे जो है वो नहीं जाएंगे। हम आपस में कोई भी हुकूमत आए, बुरी आए, ठीक आए, उसको 5 साल मुकम्मल करने देंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि हमारी अवाम किसको इलेक्ट करती है। ये अगर एटीट्यूड हमारी सियासतदान भी अपना लें तो यकीन माने कि वो उनको कोई जबरदस्ती ना वो आपके घरों में आएंगे, ना वो आपको वेलकम करेंगे। वो बार-बार कहते हैं कि ये सियासतदान आते हैं हमसे मिलने के लिए। मुदाखलत का रास्ता इस तरह से बंद हो सकता है। मिलने के लिए ठीक है सफीना, आपका पॉइंट आ गया। मुदाखलत का रास्ता इस तरीके से ही बंद हो सकता है। और यहीं पे चूंकि हम प्रोग्राम में हमारा जो है उसका वक्त ख़त्म हो गया, वरना इस पर हम मजीद भी बात करते। लेकिन ये अहम मामलात हैं जिसमें मेरे ख्याल में मुदाखलत के हवाले से अभी जो आखिरी पॉइंट आया उसमें यह है कि हमें सबको रिकन्सिलेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।